Hi everyone, welcome to UPSCpedia by anujjindal.in। तो परसों हमने करा था यूपीएससी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल पेपर का एनालिसिस पेपर 1 का। एंड आज के सेशन में हम करेंगे पेपर 2 यूपीएससी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का एनालिसिस। तो अगर आपने पेपर 1 का एनालिसिस नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाके आप वो चेक कर सकते हो। एंड यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शनल की बात रही तो कल शुभम सर ने पेपर 1 का एनालिसिस कर दिया था। अब टुमारो ही विल डू द एनालिसिस ऑफ पेपर 2। तो फाइनली आज हम करेंगे पेपर 2 फॉर यूपीएससी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल को डिस्कस, जो कि हमारा 2022 में आया। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ हरनीत सिंह, योर मेंटोर फॉर यूपीएससी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शनल। देखो पेपर 1 में हमने क्या देखा कि पेपर 1 बहुत ही ज्यादा इजी बना हुआ था और बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए थे। बट सेम लेवल हमारे साथ पेपर 2 में नहीं हुआ। पेपर 2 में क्वेश्चंस में आपकी स्किल्स, आंसर राइटिंग स्किल्स चेक करी गई और डायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा देखने को नहीं मिले। तो पेपर 1 में कहूं तो बहुत ही ज्यादा इजी साइड बना हुआ था। वहीं पे पेपर 2 जो है यूपीएससी कॉमर्स का, वो मॉडरेट से मीडियम के बीच में, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो इजी से मॉडरेट के बीच में डायरेक्ट क्वेश्चंस हमें देखने को कम मिले। ठीक है, तो अब जो यूपीएससी की प्रिपरेशन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको बता दूं पेपर 2 के अंदर हमारे पास 2 सेक्शंस होते हैं एज यूजुअल, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट आर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। Similarly, in some section 2, we have 2 subjects that are HRM, that is Human Resource Management, and the second one is Industrial Relation. जो सेक्शन 1 होता है, मतलब सेक्शन ए होता है, इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें भी हमारे पास 4 क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं रैंकिंग दूं तो इसमें 4 क्वेश्चंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 होता है, ये हमारा कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। ठीक है, बाकियों में से इसमें से हमें एक ऑप्ट करना होता है और इसमें से एक ऑप्ट करना होता है, और बाकी रिमेनिंग जो बच गए उनमें से एक और ऑप्ट करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ऑप्शनल रहता है। अब मैं 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। बट अगर आप कॉमर्स के हैं, बैकग्राउंड से हैं, तो आपको पता ही होगा दोनों सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा कोरिलेट करते हैं। तो कभी कभार चैप्टर्स में डिफरेंशिएशन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारा ओबी और ओटी रहा। फिर एचआरएम और आईआर की बात करें तो दोनों की वेटेज इंपॉर्टेंट ही देखने को मिली है, और मैं बात कर रहा हूं टोटल 8 के 8 क्वेश्चंस मिला के, मतलब जो आपको अटेम्प्ट करने हैं उसकी बात नहीं कर रहा, सारे क्वेश्चंस को मिला के बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पेपर 1 हमारा बहुत इजी था, उसका एनालिसिस देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो देखते हो परसों वाली। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अब पेपर 2 का एनालिसिस। स्टार्ट करें तो ये मैंने क्वेश्चन पेपर ही उठा लिया डायरेक्टली, यूपीएससी का। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारा कंपल्सरी क्वेश्चन है। एक सेकेंड, सेक्शन ए में देख लेते हैं। ये हमारा सेक्शन ए का कंपल्सरी क्वेश्चन। सेक्शन में हमें 2 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, एमबीओ इज अ मिक्स्ड ब्लेसिंग, इलस्ट्रेटेड दिस स्टेटमेंट। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मोटिवेशन में से क्वेश्चन पूछा गया है, एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में से।
तो क्या बोला गया है, एमबीओ इज अ मिक्स्ड ब्लेसिंग, मतलब इस क्वेश्चन में हमें एमबीओ के बहुत एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को मेंशन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। एक्सप्लेन हाउ द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ब्रेक्स द यूनिटी ऑफ कमांड कंसेप्ट। अगर आप क्वेश्चंस देख पा रहे हो तो जैसा हमने पेपर 1 में एनालिसिस में देखा था कि डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे हुए थे कि भाई व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड, तो व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ऐसा हमें पेपर 2 में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। पेपर 2 में उन्होंने आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स प्रॉपरली चेक करने की कोशिश करी है कि आप कैसे आंसर को फ्रेम कर सकते हो। तो तभी हम बोलते थे कि भाई जितने हो सके, चाहे कॉमर्स एक थ्योरिकल मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आ जाता है, लेकिन इसमें भी आंसर राइटिंग की सेम लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस है। तो यहां पे उन्होंने दो टॉपिक्स को मिक्स करा, एक्सप्लेन हाउ द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ब्रेक द यूनिटी ऑफ कमांड कंसेप्ट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पढ़ा था मैट्रिक्स, उधर से क्वेश्चन आया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, क्रिटिकली डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑन द बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से पर्सनैलिटी चैप्टर्स में से है, जिसमें हमें बताना था कि पर्सनैलिटी कैसे इंपैक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सिस्टम अप्रोच इन द कंटेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में से, जिसमें हमें सिस्टमैटिक अप्रोच को एक्सप्लेन करना था। और लास्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में, ब्रीफली एक्सप्लेन दी मेन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो ये हमारा हो गया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से और डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस से। तो मैं अगर ये कह सकता हूं तो एक हमारा सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जिसमें एक्सप्लेन करना है हमें ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारा कंपल्सरी क्वेश्चन था। अब आगे बात कर लेते हैं हमारे ऑप्शनल क्वेश्चंस की। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन 2A। क्वेश्चन 2A में क्या है, द चॉइस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कैन नॉट बी मेड इन आइसोलेशन एंड नन इज गुड और बैड, इवेल्युएट दिस स्टेटमेंट। देखो ये हमारा कहां से है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है, ओके। बट द पॉइंट इज, इफ आप क्वेश्चन को देख पा रहे हो तो डायरेक्टली नहीं पूछा गया भाई सेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस लिखो। उन्होंने कैसे स्टेटमेंट को फ्रेम किया और फिर आपको बोला इवेल्युएट करो। तो मतलब बेसिकली वो कह रहे हैं ना सेंट्रलाइजेशन अच्छी होती है हर टाइम, ना डिसेंट्रलाइजेशन अच्छी होती है, राइट। तो हमें लिखना था कब सेंट्रलाइजेशन अच्छी होती है, कब डिसेंट्रलाइजेशन अच्छी होती है, दोनों के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिसऑर्टेशन इन परसेप्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। गिव सजेशंस फॉर इंप्रूविंग द परपेचुअल कैपेबिलिटीज ऑफ मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट पार्ट जो इन्होंने दे दिया डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, फिर थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन दे दिया उसके बाद। तो दोनों 10-10 मार्क्स के थे हमारे। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से क्वेश्चन। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है ब्रीफली रिव्यू दी हाउ कॉन्फ्लिक्ट कैन प्रोवाइड बेनिफिट टू दी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन क्या मांग रहा है, हमें एक्सप्लेन करना है व्हाट आर, क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन को, याद रखना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट से, राइट। चले, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में हमारा फर्स्ट पार्ट आता है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी से क्वेश्चन, व्हाई अ लॉट ऑफ वर्कर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाय देयर जॉब्स एंड डू ओनली द मिनिमम नेसेसरी टू गेट। तो ये ऑबी से, ये ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस से क्वेश्चन नहीं, ये हमारा मोटिवेशन से क्वेश्चन है, राइट। मोटिवेशन से क्वेश्चन है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी से। एंड इफ यू कैन सी देन डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हमें एक्सपेक्टेंसी थ्योरी से हेल्प लेके इसका आंसर देना है कि कैसे वर्कर्स जो होते हैं मोटिवेटेड नहीं होते जॉब में। नेक्स्ट बात करें
थर्ड बी की, तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज अ सेट ऑफ assumptions, beliefs, values and norms which are shared by an organization's members. Explain and discuss the positive and negative impact of organization culture. तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से हमारा क्वेश्चन है ओबी के, जिसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट बताने हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के। फिर आता है क्रिटिकली एग्जामिन दी फ्रूडियन स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओबी के पर्सनालिटी चैप्टर से। अच्छा, ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कि डायरेक्टली हमसे सिंपली पूछ लिया गया है क्या क्या स्टेजेस हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। ठीक है, तो अगर आपने ये पढ़ी होंगी तो आप डायरेक्टली इसे आंसर कर सकते हो, वरना कोई फ्रेम कर नहीं सकते इसमें आप अपना आंसर। तो अगर आप देख पा रहे होगे, इफ यू कैन सी, और अगर आपने पेपर 1 का भी एनालिसिस देखा होगा तो यू कैन सी कि पेपर 1 में हमारे पास बहुत ज्यादा इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन थे। वहीं पेपर 2 में उन्होंने पूरी कसरत निकाली और क्या किया, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे, बहुत कम डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिले, जैसे मैं लास्ट में भी देखा। रेदर देन वो चेक कर रहे हैं कि आप कैसे एक बेटर आंसर फ्रेम कर सकते हो। ठीक, चलें आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा लास्ट होता है हमारा सेक्शन ए से। फिर क्रिटिकली इवेल्युएट द कंटिंजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप propounded by the Fiedler, how this theory is different from सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। तो बेसिकली दो थ्योरीज थी, पहली तो आपको कंटिंजेंसी थ्योरी एक्सप्लेन करनी थी, फिर आपको बताना था कि हाउ कंटिंजेंसी थ्योरी इज डिफरेंट फ्रॉम सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। तो दोनों की वेटेज दे रखी थी कि कंटिंजेंसी थ्योरी एक्सप्लेन करने के आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन था और जो डिफरेंस बताना था वो 10 मार्क्स का था। तो ये इजी क्वेश्चन था कि अगर आपने थ्योरीज पढ़ी होंगी तो इजीली कर सकते हो। देखो, ओवरऑल पेपर इफ यू हैव स्टडीड वेल एंड आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी थी तो पेपर टफ नहीं था कि बहुत ही अजीब, जैसे पिछली बार हुआ था बहुत ही अलग लेवल के क्वेश्चंस आए हुए थे जिसमें प्रॉपर आपकी स्किल्स लग रही थी, राइट? अगर आपने एनालिसिस करा हो तो। इस बार क्या है, पेपर टफ नहीं है, बट हाँ आपकी आंसर राइटिंग वो डायरेक्टली चेक कर रहा है, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा। पिछली बार से मैं कहूंगा थोड़ा बहुत इजी है। चलें आगे। नेक्स्ट बी पार्ट है despite the complementary and supplementary relationship of line and staff, why there is a conflict between them, give sound suggestion to minimize the conflict। तो कॉन्फ्लिक्ट से ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के कॉन्फ्लिक्ट्स और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों की नॉलेज एक साथ चेक हो रही है हमारी, राइट? तो इसके बेसिस पे आपको आंसर करना था। और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा सेक्शन ए का, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी produces change in the organization structure and their interrelationship is dynamic, explain in brief। if you can see statement दे रखी है, इसको आपको evaluate करना है। ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से। तो मोर ओवर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से हमें ज्यादा क्वेश्चंस तो देखने को मिले एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। फिर बोल रहा हूं, जितनी ज्यादा हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर है हमारे लिए। और अब इस बार के पेपर से तो आपने देख भी लिया, देखो पेपर 1 बहुत ज्यादा स्कोरिंग चला गया होगा आपके लिए क्योंकि बहुत ज्यादा इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन थे। पेपर 2 में उन्होंने प्रॉपर वो बैलेंस किया कि आपसे आंसर राइटिंग स्किल्स चेक करें आपकी। तो जितने ज्यादा आंसर्स लिखोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिशियल है आपको। चलें आगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में हमारे पास दो सब्जेक्ट्स कवर होंगे, कौन कौन से? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन बेसिक दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वल ही रही है पेपर में। लेवल की बात करूं तो सेम बात करूंगा, इजी टू मॉडरेट लेवल, बट द पॉइंट ऑफ व्यू हाउ यू प्रिपेयर्ड। इफ यू हैव प्रैक्टिस आंसर राइटिंग तो आपको थोड़ा पेपर इजी की तरफ लगेगा, वहीं अगर आपने आंसर राइटिंग की कम प्रैक्टिस करी होगी तो आपको मॉडरेट की तरफ लगेगा ये पेपर। चलें एक बार इन्हें भी ब्रीफ जल्दी डिस्कस कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फिर याद करा दूं ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है 5, तो ये हमें अटेम्प्ट करना ही करना होता है, जिसमें डिस्टिंग्विश ट्रांसफर फ्रॉम द प्रमोशन एंड डिमोशन एंड स्टेट द पर्पस ऑफ रिस्टोरिंग द ट्रांसफर। तो एचआरएम के परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमारा क्वेश्चन आ रखा है जिसमें हमें डिस्टिंग्विश करना था ट्रांसफर एंड प्रमोशन के बीच में, फिर पर्पस ऑफ रिस्टोरिंग ऑफ ट्रांसफर डिस्कस करना था। फिर है ब्रीफली डिस्कस द 4 इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स ऑफ 360 फीडबैक। देखो ये इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली हमारा 360 फीडबैक ऑलरेडी हमारे सिलेबस में गिवन था, तो उसके हमें इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स बताने थे। ठीक है, तो ये हमारा एचआरएम से हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल से। चले आगे। नेक्स्ट है हमारे पास
excessive turnover of labor is neither an interest of employer nor is the interest of employee. Explain this statement. अगर अब ये तक आपने पेपर का एनालिसिस देखा तो यू कैन सी ज्यादा वो आपसे क्या कह रहे हैं कि आप किसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो, कमेंट करो उसके ऊपर। मतलब दे आर आस्किंग फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना, मतलब एक कंबाइंड आंसर फ्रेम करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि जो टर्नओवर है, लेबर की टर्नओवर, ना वो एम्प्लॉयर के लिए अच्छी होती है ना एम्प्लॉयर्स के लिए अच्छी होती है, उसको आपको एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द इसेंशियल कंडीशंस फॉर कॉन्गिनियल इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन से क्वेश्चन हो गया। और लास्ट वन आता है स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस मैनेजर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी थी, तो इजी लेवल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। ये हमारा है ऑप्शनल क्वेश्चन। तो ऑप्शनल में हमारे पास है द अप्रोच टुवर्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज अंडरगोन अ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो अप्रोचेज हैं वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो मॉडरेट क्वेश्चन मानता हूं मैं इसे। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कस द वीकनेस ऑफ कॉन्सिलेशन मशीनरी इन सेटिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, सजेस्ट सुटेबल मेजर्स टू मेक कॉन्सिलेशन मशीनरी इफेक्टिव। राइट, तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से हमारा क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से, और उसके बाद हमें मेजर्स बताने थे कैसे मशीनरी को इफेक्टिव बनाया जाए। इसके ब्रीफ आंसर्स पहले बता दूं कि सर मैं आप ब्रीफ आंसर क्यों नहीं, मतलब डिटेल्ड आंसर क्यों नहीं डिस्कस करें। तो इफ यू आर एनरोल्ड स्टूडेंट, तो इफ यू नो दैट डिटेल्ड आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे कि जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो वो आपको हमारे आपके कोर्स के अंदर पूरे के पूरे डिटेल मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर के ऑलरेडी वहां पे पड़े हुए हैं, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आंसर्स को ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, बस डिस्कस कर रहा हूं कि किस सब्जेक्ट से थे, किस टॉपिक्स से पूछे गए थे, और थोड़ा बहुत आइडिया। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क अस ऑन टेलीग्राम और इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन इंडिपेंडेंट ऑन द जॉब एनालिसिस एंड रिलेटेड टू जॉब रिक्वायरमेंट। तो इधर हमें बताना है कि जॉब स्पेसिफिकेशन कैसे डिपेंडेंट है हमारी जॉब एनालिसिस पे और कैसे रिलेटेड है जॉब रिक्वायरमेंट से। तो एचआरएम का जॉब एनालिसिस का ये हमारा क्वेश्चन है, जॉब एनालिसिस चैप्टर में से, तो वहां से हमने इसको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ prerequisite for effective management of human resources. In light of this statement, analyze the significance of human resource planning. तो easy question है, if you have studied the significances you can easily discuss it. तो human resource management के human resource planning में से ये question easy question था। फिर आता है recruitment process is often very strenuous, time consuming and expensive as also equally frustration from the point of view of organization. Suggest the methods which can improve the objectivity of recruitment process. तो हमें methods डिस्कस करने थे इसमें जिससे हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो इंप्रूव किया जा सके। तो एचआरएम के हमारे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन चैप्टर में से आंसर होगा ये क्वेश्चन। लास्ट आता है मतलब 7th क्वेश्चन का लास्ट आता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन harmonious industrial relations. Explain the impact of globalization on the industrial relation. तो हमें impact बताना था globalization का industrial relations में। तो इधर जितने आप अगर आप इन पेपर 2 के क्वेश्चंस देखोगे एज कंपेयर टू पेपर 1, तो यहाँ पे आप अपने करंट अफेयर की नॉलेज प्रॉपर अपने आंसर्स में दिखा सकते थे, रिलेट कर सकते थे। ठीक, चले आगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्रिटिकली एग्जामिन द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन द पब्लिक सेक्टर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन हमें कहां देखने को मिले थे पेपर 1 में, जहां पे उन्होंने सिलेबस में से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के पूछे हुए थे। तो यहाँ पे भी हमारे सिलेबस में डायरेक्ट सिलेबस में लिखा हुआ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन पब्लिक सेक्टर, तो सीधा उसके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पूछ लिए।
तो इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे में सिर्फ पेपर 1 में देखने को मिले थे और बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिले पेपर 2 में। फिर स्टेट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, जो क्राइटेरिया हमें वो एक्सप्लेन करना था ट्रेड यूनियन की रिकॉग्निशन का। ऑल्सो पॉइंट आउट द राइट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन, क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं एक रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन को, क्या क्या राइट्स हैं उनके, वो हमें एक्सप्लेन करने थे। इजी क्वेश्चन। लास्ट आता है हमारे पास कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडिया हैज नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल, कमेंट। फिर वही क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा नहीं गया, किसके बारे में बताना था आपको, कलेक्टिव बार्गेनिंग में, और उसे रिलेट करना था इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ठीक, डिस्कस द सजेशंस टू बी मेड टू मेक द फंक्शनिंग ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इफेक्टिव। तो फिर एंड में हमें पॉइंट्स देने थे कि हमारी कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे इफेक्टिव हो सकती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पेपर 2। हमने डिटेल्ड आंसर्स नहीं दिए, सिर्फ ब्रीफली डिस्कस किया है कि भाई ये टॉपिक इस क्वेश्चन से था, मतलब ये क्वेश्चन इस टॉपिक से था। अब इसके डिटेल्ड आंसर्स आपको फ्यूचर में हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर पेपर 1 का एनालिसिस नहीं देखा तो उसकी यूट्यूब वीडियो भी आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ don't forget to hit the like button and share with your friends. Bye bye, take care, see you soon.